हेलो दोस्तों, मैं बाज एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ और हम फिर हाजिर हैं आप सभी के साथ एक नए टॉपिक को लेकर। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। उससे पहले हम राजस्थान शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि ये जो राजस्थान शब्द इस एरिए का पड़ा वो कहाँ से पनपा, कहाँ से लिया गया और इससे पहले इस क्षेत्र के लिए किस नाम का उपयोग किया जाता था, इन सब की जानकारी हासिल करेंगे। उसके पश्चात हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण किन कारणों से हुआ, किन के नेतृत्व में ये एकीकरण संभव हो पाया और एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, इन सब की जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि हम आपके लिए नया से नया कंटेंट ला पाएँ। तो चलो हम बिना किसी देरी के साथ अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र के लिए, राजस्थान क्षेत्र के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। और ये जो जॉर्ज थॉमस थे ये आयरलैंड निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये? आयरलैंड के। और इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में कार्य किया था। शेखावटी क्षेत्र में आए थे और इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और यहीं पे रहते हुए इन्होंने काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे ये। और इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर के अंदर। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? बीकानेर में। जॉर्ज थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे। राजस्थान में वो सबसे पहले कहाँ है? शेखावटी क्षेत्र में। और यहीं पर उन्होंने अपना कार्य करते हुए अपना संपूर्ण जीवन दान दिया। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी बीकानेर क्षेत्र के अंतर्गत जॉर्ज थॉमस की। इनके 5 साल बाद 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन नामक एक शख्स ने जॉर्ज थॉमस पर एक पुस्तक लिखी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। किन्होंने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन ने। कब लिखी? इनके 5 साल बाद 1805 में। किन पर लिखी? जॉर्ज थॉमस पर। और इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले जिस शब्द का प्रयोग किया था इस एरिया के लिए वो था राजपूताना शब्द। राजपूताना शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल तो किया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, लेकिन इसका लिखित रूप 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी जो मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर थॉमस के अंदर मिला था। और इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था लॉर्ड वेलेजी ने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। देखो दोस्तों, इस पुस्तक के अंदर जिस शख्स की बात की गई थी वो थे तो जॉर्ज थॉमस, और जिस इंसान ने इसमें लिखा था वो थे विलियम फ्रैंकलिन, और जिन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था वो थे लॉर्ड वेलेजी। ये तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग ही इन्हें याद रखना है। और इस पुस्तक में जो चीज़ कही गई वो ये कि इस क्षेत्र के लिए, हमारे राजस्थान क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो शब्द यूज में आया था वो क्या था? राजपूताना। और इसका लिखित प्रमाण भी इस पुस्तक में मिलता है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में। आगे हम बात करेंगे 1829 ईस्वी की। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक की रचना की, वह थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान।
द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किन की लिखी हुई पुस्तक है ये? कर्नल जेम्स टोड की। कब लिखी? 1829 ईस्वी में। और इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था जेम्स क्रुक ने, जो कि लंदन में रहते थे। लंदन में इनका प्रकाशन हुआ था जेम्स क्रुक के द्वारा। और इस पुस्तक में जेम्स टोड ने राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का उपयोग किया। इस क्षेत्र के लिए राजस्थान व रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। और यह ग्रंथ जो लिखा था कर्नल जेम्स टोड ने, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यह ग्रंथ उन्होंने अपने गुरुजी थे जैन यति ज्ञानचंद्र, उनके लिए ये समर्पित किया था। उनको ये समर्पित किया था इन्होंने जैन यति ज्ञानचंद्र जी को। आगे हम बात करेंगे अवधि 1907 से 1909 में पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने इस ग्रंथ का क्या किया था? हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी में अनुवाद इस ग्रंथ का किसने किया था? पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने। कब किया था? अवधि थी 1907 से 1909 के बीच। इनके पश्चात हिंदी में अनुवाद किया था वो थे पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी द्वारा। इनके पहले हिंदी में अनुवाद 1907 और 1909 के बीच में बात करें तो पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने किया था। और उसके बाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा ने हिंदी में अनुवाद किया था इस पुस्तक का, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का। आगे हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड। ये इन्होंने इसका दूसरा नाम दिया, इस पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड ने दूसरा नाम दिया द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का दूसरा नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था वो था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड का जो यात्रा वृतांत है वो उनकी पुस्तक थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो इनकी दूसरी पुस्तक थी ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। इसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत दिया था। और ये पुस्तक भी उन्होंने अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद जी को समर्पित की। यात्रा वृतांत के समय ये 1806 ईस्वी में उदयपुर आए। उस समय ये कहाँ आए थे? उदयपुर में ये कब आए? 1806 ईस्वी में। 8 मार्च 1818 को मेवाड़ व हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट भी ये नियुक्त किए गए थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों हम बात किन की कर रहे हैं यहाँ पर? कर्नल जेम्स टोड जी की। और उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं कि 8 मार्च 1818 को मेवाड़ व हड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट रहे थे वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। और 3 नवंबर 1819 को एक साल बाद सिरोही और मारवाड़ का प्रभार भी इनको दे दिया गया था। 8 मार्च 1818 को तो ये मेवाड़ और हड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। और 3 नवंबर 1819 को ये सिरोही और मारवाड़ का अतिरिक्त प्रभार भी इनके ऊपर आ गया था। आगे हम बात करेंगे राजस्थान का प्रथम इतिहासकार, प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिन्होंने दिया वो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के प्रथम इतिहासकार भी कर्नल जेम्स टोड जी को कहा जाता है। और प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिन्होंने इतिहास की रचना की वो भी कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च 1782 ईस्वी में। 20 मार्च 1782
1982 ईस्वी को 82 के अंदर वेल्स लिंकन यूके के अंदर, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। किन की बात कर रहे हैं हम? कर्नल जेम्स टोड जी के बारे में। जेम्स टोड जी का जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी के अंदर वेल्स लिंकन के बीच यूके के अंदर हुआ था, और मृत्यु 1835 में हुई थी। ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, इसका प्रकाशन इनकी जो पत्नी थी जूलिया कर्टर बक, इन्होंने करवाया था। ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक का प्रकाशन कब कराया था? 1839 में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1839, 39। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ दोबारा से लिख दिया है। 1839 ईस्वी में प्रकाशन कराया था ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया का। किन्होंने करवाया था? इनकी पत्नी थी जूलिया, उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। आगे हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के पितामह। राजस्थान इतिहास के पितामह कौन कहलाते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो प्रथम इतिहासकार हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन्होंने इतिहास की व्याख्या की है, तो वही राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाएंगे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। आबू पर्वत को इन्होंने कहा था हिंद ओलंप्स। आबू पर्वत को इन्होंने दूसरा नाम दिया हिंद ओलंप्स। और गुरु शिखर के बारे में इन्होंने लिखा था संतों का शिखर। ये जो नाम दिए गए थे ये भी कर्नल जेम्स टोड जी ने इनको दिए थे। आबू पर्वत का नाम दिया था हिंद ओलंप्स, और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड जी ने। महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा गांव का नाम भी इनके नाम पर रखा, टोडगढ़। महाराजा भीम सिंह थे, इनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि जो अजमेर के अंदर बोरसवाड़ा गांव था उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया था? टोडगढ़ रख दिया था। तो ये तो जानकारी थी कर्नल जेम्स टोड के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास के जो पितामह कहलाते हैं वो तो हैं हेरोडोट्स, जिन्होंने लिखी पुस्तक हिस्टोरिका। क्या लिखी थी? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। कौन थे विश्व इतिहास के पिता? हेरोडोट्स। और अगर हम भारत के इतिहास के पितामह की बात करें तो वो थे वेद व्यास जी, इन्होंने लिखी थी महाभारत। और राजस्थान इतिहास के पितामह कहें तो अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, किनको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड जी को। इन्होंने ये किस पुस्तक की वजह से प्रसिद्ध थे? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उनकी पुस्तक थी। कर्नल जेम्स टोड जी को उपनाम भी दिए गए थे। ये उपनाम थे घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा। जब कर्नल जेम्स टोड जी राजपूताना क्षेत्र का ब्यौरा करने निकलते थे तो सभी लोग, वहाँ की जनता इनको क्या बोलती थी? घोड़े वाला बाबा आ गया। राय थाना शब्द का प्रयोग पुरानी बहियों में राजस्थान में लिखा हुआ है। पुरानी बहियों में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था राय थान। ये बात किन्होंने की? कर्नल जेम्स टोड जी। जब इन्होंने पुरानी बहियों को खंगोला तो वहाँ से इनको एक इस एरिए के लिए शब्द मिला राय थान। इस बात का पुख्ता कर्नल जेम्स टोड जी ने ब्यौरा दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मानमोरी शिलालेख था जो वो अपने साथ लेके जा रहे थे। जब ये साथ लेके जा रहे थे तो इनकी नाव क्या है? इस मानमोरी शिलालेख तब बड़े बड़े होते थे, पत्थरों पर लिखी हुई शिलाएं होती थी। तो ये मानमोरी शिलालेख था ना, ये बहुत बड़ा था। तो ये क्या था कि कर्नल जेम्स टोड इसके ऊपर जानकारी हासिल करने के लिए ये जब इंग्लैंड में जा रहे थे इसको साथ में लेकर, तो क्या था कि इनकी नाव डूब रही थी, जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा? इस शिलालेख को समुद्र में फेंकना पड़ा था। कब फेंका इन्होंने? इंग्लैंड जाते समय। सामंती एंड जागीरदार व्यवस्था यानी फ्यूडलिज्म जिसको बोला जाता है, इसका विस्तार से वर्णन भी कर्नल जेम्स टोड जी ने
किया था। सामंती और जागीरदार व्यवस्था पर अगर विस्तार से लिखा था तो कर्नल जेम्स टॉड थे वो। ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मवर्त शब्द का इस्तेमाल लिया जाता। ऋग्वैदिक काल में राजस्थान के लिए जो शब्द यूज किया जाता था वो था ब्रह्मवर्त शब्द। रामायण में मरुकांताय शब्द यूज किया जाता। मरुकांताय, रामायण में मरुकांताय शब्द इसका यूज किया जाता था। खंड शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ उसमें राजस्थानीय शब्द का इस्तेमाल किया गया। खंड शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था हमें, उसमें इस एरिया के लिए राजस्थानीय शब्द का उपयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित प्रमाण, राजस्थान शब्द देखो, जो पहले राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया गया था उसका लिखित प्रमाण तो विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है उसमें हमें मिलता है, और राजस्थान शब्द का जो प्रथम लिखित प्रमाण मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? विक्रमी संमत 682 के अंदर खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही से। इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर इस क्षेत्र के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द का उपयोग किया गया। ये चावंड वंश का लिखा हुआ, चावंड वंश पर लिखा हुआ शिलालेख है वरमलाद से, और इसमें दास प्रथा का वर्णन किया गया है। इस शिलालेख में वरमलाद की बात की गई जो चावंड वंश के थे, और इसमें दास प्रथा पर प्रकाश डाला गया, और इस शिलालेख में ही सबसे पहले राजस्थान शब्द का उपयोग किया गया था, राजस्थान द्वितीय के रूप में, राजस्थान द्वितीय के रूप में। आगे हम बात करेंगे मुहनोत नैन्सी, नैनसीरी ख्यात। इन्होंने क्या लिखा? नैनसीरी ख्यात, और वीर भान की राजरूपक, और श्यामल दास जी की वीर विनोद। ये इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, इनके नाम आप देख लेना। इनमें राजस्थान का वर्णन किया गया है। राजस्थान जो शब्द जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस शब्द के ऊपर वर्णन मिलता है इन तीनों पुस्तकों के अंदर। 9 सितंबर 1946 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, और इसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग 117 बार किया गया। कितनी बार किया गया? 117 बार राजस्थान शब्द का यूज किया गया। राजपुताना शब्द को राजस्थान में कन्वर्ट किया गया, परिवर्तित किया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। जो ये हमारा आज का राजस्थान शब्द इस एरिया के लिए हम यूज करते हैं, इसका कंपलसरी राजस्थान नाम राजपुताना से 26 जनवरी 1950 को रखा गया था। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है जो, वो 1 नवंबर 1956 को सामने आया। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान शब्द की इस एरिया के लिए, तो वो रखा गया था 26 जनवरी 1950 के दिन, लेकिन इस पर इसका जो स्वरूप था आज का राजस्थान का ये जो एरिया है, इसका वास्तविक स्वरूप कब हमारे सामने आया था? 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत, क्योंकि तब तक इसका एकीकरण संपूर्ण हो चुका था। 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि 30 मार्च को तो हम सिर्फ राजस्थान दिवस मनाते हैं। अगर राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में। और इस एकीकरण को संपूर्ण करने में कितना टाइम लगा था हमें? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। राजस्थान का एकीकरण है जो 7 चरणों में हुआ था। 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिनों के अंदर ये जो प्रक्रिया है ये संपूर्ण हुई थी एकीकरण की। और इसमें जो रियासतें आई थी वो थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा।
आगे हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। जब भारत में एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी? 565। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था कितनियों ने? 562 ने, मतलब 3 ने नहीं किया। और वो 3 कौन सी थी? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये वो रियासतें थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि एकीकरण के समय तब रियासतें 565 थी और विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किए थे वो 562 थी। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने वाली थी वो थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। भारत की अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद थी, जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी वो मध्य प्रदेश की थी, भिलवारी। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आती है आजकल के ज़माने में, वो थी भिलवारी रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत के बारे में बात करें, प्राचीन, बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, प्राचीन रियासत की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले सामने आई, वो थी मेवाड़। मेवाड़ रियासत थी। कब? 565 में गोहिलादित्य जी ने इसका स्थापना की थी। 565 में गोहिलादित्य। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत है। और जो नवीनतम रियासत की बात करें राजस्थान में, वह थी झालावाड़। कब इसका निर्माण किया था? 1838 के अंतर्गत झाला मदन सिंह जी के द्वारा। और ये नवीनतम रियासत जो बनाई गई थी वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। और झालावाड़ को तब कोटा से अलग किया गया था। पहले ये रियासत बनाने से पहले ये कोटा का एरिया था, क्षेत्र था। इसको कोटा से अलग करके इसका नाम रखा गया झालावाड़। और ये काम किसने किया? अंग्रेजों ने। और उस समय इस रियासत के जो राजा थे वो झाला मदन सिंह जी थे। और ये काम किया कब गया था? 1838 में। इसकी राजधानी, जब ये कोटा के साथ था तब इसकी राजधानी थी पाटन। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत, वो थी प्राचीन रियासत। प्राचीन रियासत में बात करें तो मेवाड़ थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़। आज भी वो एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये एरिया जो, ये मारवाड़ का एरिया था। और ये उस समय भी बड़ी रियासत थी, क्षेत्रफल की दृष्टि थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा, जो आज भीलवाड़ा में पड़ता है। जनसंख्या की तरफ से बात करें तो जनसंख्या की बड़ी रियासत थी वह थी जयपुर, जो आज भी है। जयपुर उस समय सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से अगर रियासत की बात करें तो वो जयपुर थी। उस समय कितनी जनसंख्या थी? 30 लाख। 30 लाख। और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत की बात करें तो वो थी शाहपुरा, 16,000। कितने थे? 16,000 व्यक्ति। और ये क्राइटेरिया कब आता है? 1941 के अंतर्गत। ये जो आंकड़े जुटाए गए थे ये कब के हैं? 1941 के। 1941 के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जनसंख्या की दृष्टि बड़ी रियासत जयपुर थी और छोटी थी शाहपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी शाहपुरा छोटी थी और जनसंख्या की दृष्टि से भी शाहपुरा। आगे हम बात करेंगे जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन जहां लागू हुआ था वो सबसे पहली रियासत थी शाहपुरा। जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन के रूप में जो रियासत सामने आई थी हमारे, वो थी शाहपुरा रियासत। जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन जहां संभव नहीं हो पाया वो कौन सी रियासत थी? जैसलमेर, क्योंकि ये पिछड़ी हुई रियासत थी, इसलिए यहाँ पर जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन संपन्न नहीं हो पाया। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे जैसलमेर और जयपुर रियासत को मिलाकर दोनों रियासतों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने दोनों रियासतों ने भाग नहीं लिया था। जैसलमेर और जयपुर रियासत को मिलाकर हम बात करें तो इन्होंने 1942 के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। कौन कौन सी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में? जैसलमेर और जयपुर रियासत को मिलाकर।
शाहपुरा और किशनगढ़ को छोड़कर सभी रियासतों को तोप सलामी का अधिकार था। सभी रियासतों को तोप की सलामी दी जाती थी, लेकिन शाहपुरा और किशनगढ़ ठिकाने को छोड़कर ठिकानों को भी सलामी नहीं दी जाती थी। ठिकानों को भी सलामी नहीं दी जाती थी। और जो रियासतें थी शाहपुरा और किशनगढ़, ये दो रियासतें भी इन ठिकानों के साथ शामिल थी जिनको तोप की सलामी नहीं दी जाती थी। कोटा की तोप की सलामी 17 से 13 व करौली की 13 से 17 कर दी गई। इस बारे में हम पिछली वीडियो में 1857 की क्रांति का जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें बात की थी कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी तब करौली के मदनपाल जी ने कोटा के महाराजा की क्या कर दी थी, मदद की थी, और जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इनकी तोप की सलामी तो बढ़ा दी, 13 से 17 कर दी गई, और इनकी घटा दी थी, 17 से 13 कर दी थी। वहाँ पर शायद थोड़ा सा यहाँ हो सकता है फेरबदल हो सकता है, लेकिन बाद में यही फॉर्मूला था, 17 से 13 और 13 से 17 का। उस समय थोड़ा उतराव चढ़ाव था इन तोप की सलामी में, लेकिन यही वजह थी कि करौली के जो शासक थे वो तो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे और कोटा के थे ये क्रांतिकारियों के, इसलिए इनकी तोप की सलामी घटा दी गई थी, इनकी बढ़ा दी गई थी। भारत में तोपों का अधिकार पत्र सिर्फ 3 रियासतों को प्राप्त था, वो थी कश्मीर, पटियाला और बीकानेर। तोपों का जो अधिकार पत्र होता था वो कश्मीर, पटियाला और बीकानेर रियासतों को ही प्राप्त था भारत के अंदर कर। राजस्थान में बीकानेर आ गई। एकीकरण की कुछ शर्तें रखी गई थी। जब राजस्थान का एकीकरण शुरू किया गया था तब उस समय इसकी कुछ शर्तें रखी गई थी। जो शर्तें जो रियासत संपूर्ण कर रही थी तो उनको एकीकरण के अंदर शामिल किया गया था। वो शर्तें कौन कौन सी थी? 1 लाख जनसंख्या हो उस एरिए की, और प्लस क्या हो उनके पास 1 करोड़ वार्षिक आय का दायरा वो पूरी करती हो। रियासत स्वतंत्र रहे या किसी में भी विलय हो सकती थी। अगर किसी रियासत के पास 1 लाख जनसंख्या थी और उसके पास 1 करोड़ की वार्षिक आय थी तो वो रियासत क्या थी? आज़ाद थी, वो अपनी स्वतंत्र थी, या फिर वो किसी और क्षेत्र में भी जाकर विलय हो सकती थी। और इस शर्त को पूरी करने वाली जो रियासतें थी वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। रियासतें विलय नहीं चाहती थी। कौन कौन सी रियासतें थी जो विलय नहीं चाहती थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और टोंक। ये रियासतें विलय नहीं चाहती थी, और अगर चाहती थी तो भरतपुर और धौलपुर रियासत जो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, और टोंक और जोधपुर रियासत वो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहती थी। मुस्लिम रियासतों की बात करें तो धौलपुर थी राजस्थान के अंतर्गत और पालनपुर थी गुजरात में। ये मुस्लिम रियासतें थी। जाट रियासतों में बात करें तो भरतपुर और धौलपुर आती हैं। जाट रियासतों में कौन कौन सी रियासतें आती हैं? भरतपुर और धौलपुर, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल होना चाहती थी। जब रियासतों का एकीकरण हो रहा था तब चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा रियासत के जो शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये लाइनें किन्होंने कही थी? चंद्रवीर सिंह, जो कहाँ के? बांसवाड़ा के थे। और रियासती विलय पर प्रथम हस्ताक्षर जो किया था, जिस रियासत ने किया था, वो थी बीकानेर रियासत। 7 अगस्त 1947 को ये विलय हो गई थी। तब वहाँ के महाराज थे शार्दुल सिंह। और रियासती विलय पत्र जो पर अंतिम हस्ताक्षर किए थे वो थे धौलपुर रियासत 14 अगस्त 1947 को, और वहाँ के शासक थे उदयभान सिंह जी। रियासती विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को।
रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। उस समय इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सचिव सदस्य थे वीपी मेनन जी। और इनके ही प्रयासों से, इनके नेतृत्व से रियासतों के एकीकरण संभव हो पाया, रियासतों का एकीकरण संभव हो पाया। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स, ये पुस्तक भी लिखी थी वीपी मेनन जी ने। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स, ये पुस्तक लिखी थी वीपी मेनन जी ने एकीकरण के समय। सर्वाधिक धरोहर राशि जिसके पास थी वो थी बीकानेर रियासत, उसके पास थी 4.87 लाख, मतलब 4.87 लाख के क्राइटेरिया को जो रियासत पूरा करी थी वो थी बीकानेर। और एक याद रखने वाली बात है कि भोपाल सिंह राजा थे, वो अपाहिज व्यक्ति थे। एकीकरण के समय भोपाल सिंह जी अपाहिज व्यक्ति थे। अब हम बात करें एकीकरण के समय ठिकाने और शासक। तो ठिकाने तो 3 थे, वो कौन कौन से थे? निमराना, अलवर, वर्तमान में कहाँ पड़ता है? अलवर में निमराना। उसके शासक थे राव राजेंद्र सिंह जी, राव राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, राव हरेंद्र सिंह जी। और लावा जो जयपुर में पड़ता है, जयपुर में पड़ता था उस समय, और अब वो क्षेत्र किस में आता है? टोंक में आता है। और उसके शासक थे बंस प्रदीप सिंह। ये 3 ठिकाने थे और इनके शासक। कौन सा ठिकाना कब कहाँ पड़ता था और कौन सा ठिकाना कब अब इस समय कहाँ पड़ता है, यह संपूर्ण जानकारी। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था वो तो कुशलगढ़ ठिकाना था, और छोटा ठिकाना था वो था लावा। छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा। बड़ा कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और लावा पहले जयपुर में पड़ता था, अब कहाँ पड़ता है? टोंक में। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इसको अजमेर मेरवाड़ा भी बोल देते हैं, अजमेर मारवाड़ा भी बोल देते हैं, दोनों नाम ही सही हैं। अगर हम बात करें धारासभा की, ये एक अलग विधानसभा कहलाती थी। कौन सी? विधानसभा सी। कौन सी? धारासभा। और इसके अंतर्गत कितने सदस्य आते थे? 30 सदस्य आते थे। हम किसकी बात कर रहे हैं? अजमेर मेरवाड़ा की बात कर रहे हैं। तो इसमें धारासभा का नियुक्ति की गई थी और वो एक अलग विधानसभा सी की क्राइटेरिया में आती थी, और इसके अंतर्गत 30 सदस्य थे। और इसका जो मुख्यमंत्री था वह था हरिभाऊ उपाध्याय। धारासभा का मुख्यमंत्री था वो कौन था? हरिभाई उपाध्याय। और अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर प्रांत के अंतर्गत आता था। ABC श्रेणियां 7वें संविधान संशोधन 1956 में इनको श्रेणियों को समाप्त करके इसके स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया गया था। और प्रथम राज्यपाल पद थे पर कौन नियुक्त हुए थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी। पहले क्या था कि जब एकीकरण हो रहा था उस समय ये रियासतें ABC श्रेणी के अंतर्गत आती थी। धारासभा होती थी जो एक अलग प्रकार की विधानसभा सी कहलाती थी। इसके अंतर्गत 30 सदस्य होते थे और इसका मुख्यमंत्री कौन होता था? हरिभाऊ उपाध्याय। और ये जो पूरा एरिया अजमेर मेरवाड़ा का वो चीफ कमिश्नर प्रांत के अंतर्गत आता था। और जो ये सभी रियासतें हैं जो ABC 3 श्रेणियों में बंटी हुई थी। ABC 3 श्रेणियों में बंटी हुई थी, जो ब्रिटिश के अधीन आती थी, कुछ ब्रिटिश के अंतर्गत नहीं आती थी। इस प्रकार इनको श्रेणियां दी गई थी। ये श्रेणियां समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। कब किया गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत। कब किया गया था? 7वें संविधान 1956 के अंतर्गत। और पहले जो राज्यपाल नियुक्त किए गए थे वह थे गुरुमुख निहाल सिंह जी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आधी जानकारी नहीं दे सकते थे, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा बना दिया गया।
तो दोस्तों, आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना न भूलें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।